हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मेसी सॉल्यूशन पर। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीबीसी रिपोर्ट के बारे में। सीबीसी की फुल फॉर्म होती है कंप्लीट ब्लड काउंट। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी पेशेंट को कोई दिक्कत होती है, पेशेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उनको सीबीसी रिपोर्ट कराने के लिए रिकमेंड करते हैं। तो सीबीसी रिपोर्ट के अंदर से वो कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं जिनको देखकर डॉक्टर आसानी से बीमारी का पता लगा लेते हैं। और फ्रेंड्स, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको मेडिसिन से रिलेटेड और हेल्थ से रिलेटेड हर एक जानकारी इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि सीबीसी सैंपल रिपोर्ट के बारे में। इस सीबीसी सैंपल रिपोर्ट के अंदर काफ़ी सारे कंपोनेंट देखने को मिल रहे हैं। ऐसे हम डायरेक्ट देखते हैं तो हमें सैंपल रिपोर्ट में जो कंपोनेंट है इसके वैल्यू हम देख सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इस सैंपल वैल्यू के अंदर जो इनकी वैल्यू अप एंड डाउन हुई है उसकी वजह से हमारी बॉडी को क्या इफेक्ट हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर रिपोर्ट को देखने से पहले हमें इनके कंपोनेंट के बारे में समझना होगा। इनके कंपोनेंट को यदि हम कंप्लीट अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो हम इनके वैल्यू को देखकर आसानी से समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर इनकी वैल्यू अप एंड डाउन किस वजह से हुई है। इनके अप एंड डाउन होने की वजह से बॉडी के ऊपर क्या असर देखने को मिलता है। जब भी हम सीबीसी कराने के लिए जाते हैं तो लेबोरेटरी के अंदर हमारे एक ब्लड सैंपल लिया जाता है और उसके बाद में मशीन के द्वारा उस सैंपल से सीबीसी की जाँच की जाती है। हमारा ब्लड एक लिक्विड टिश्यू होता है जिसके अंदर काफ़ी सारे सेल्स प्रेजेंट होती है। जैसे कि यहाँ पर कुछ सेल्स की हम बात करें तो यहाँ पर आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती है। आरबीसीज का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी होती हैं वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। यहाँ पर जो सेल्स हैं इनके अंदर भी काफ़ी सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पहले आरबीसीज की। जो रेड ब्लड सेल्स होती है इनको हमारे ब्लड के अंदर काउंट किया जाता है। जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो अडल्ट मेल के अंदर 4.6 से लेकर 5.9 मिलियन तक होती है। फीमेल के अंदर थोड़ा कम होती है, 4.2 से लेकर 5.4 मिलियन तक होती है। न्यूबॉर्न बेबी के अंदर 5.5 से लेकर 6 मिलियन तक होती है और चिल्ड्रन के अंदर ये 4.6 से लेकर 4.8 मिलियन तक होती है। यहाँ पर आरबीसी के केस में दो कंडीशन देखी जाती हैं, या तो आरबीसी का नंबर इंक्रीज हो जाता है या फिर आरबीसी का नंबर डिक्रीज हो जाता है। अगर आरबीसी का नंबर इंक्रीज होता है उसको पॉलीसिथेमिया बोलते हैं। ये कौन कौन सी कंडीशन में हमें देखने को मिलती है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं हाई एल्टीट्यूड, यानी कि जब भी हम अगर ज़्यादा ऊंचाई पर जाते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, तो आरबीसी अपना नंबर इंक्रीज कर लेती है ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन करने के लिए। उसके बाद में हम बात करते हैं फिजिकल ट्रेनिंग। जब भी हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उस टाइम पर भी हमारे को ऑक्सीजन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद में स्मोकर्स के केस में भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। इन सभी कंडीशंस में आरबीसीज की जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से पॉलीसिथेमिया बोला जाता है। उसके बाद में सेकंड कंडीशन आती है अनीमिया। जब भी हमारे शरीर में आरबीसीज का नंबर कम हो जाता है तो उस कंडीशन को अनीमिया बोला जाता है। सेकंड हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। यह हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है जिसके वजह से ही हमारे ब्लड का कलर रेड होता है। यहाँ पर इसके नॉर्मल वैल्यू हम देख लेते हैं। इसको ग्राम पर डेसीलीटर के हिसाब से मापा जाता है। नॉर्मल वैल्यू इसको अडल्ट के अंदर मेल की बात करें तो 13 to 18 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। फीमेल की बात करें तो 12 to 16 होता है। न्यूबॉर्न बेबी की बात करें तो 17 to 19 इसकी नॉर्मल रेंज होती है। हम चिल्ड्रन की बात करें तो इनकी जो नॉर्मल रेंज है वो 14 to 17 होती है। हमारे शरीर की कुछ एबनॉर्मलिटीज़ की कंडीशंस में यहाँ पर हीमोग्लोबिन का जो नंबर है ये अप एंड डाउन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एचसीटी यानी कि हेमाटोक्रिट। ये भी हमारे ब्लड के अंदर आरबीसीज ही होती हैं जिनको परसेंटेज के अंदर मेजर किया जाता है। इसकी कुछ नॉर्मल वैल्यू की हम बात कर लेते हैं। अडल्ट मेल के अंदर 45% होनी चाहिए, फीमेल के अंदर 35%। न्यूबॉर्न बेबी होती है उसके अंदर 65% तक इसकी रेंज होनी चाहिए और चिल्ड्रन के केस में 25% इसकी नॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि एसिडिटी को मेजर कैसे किया जाता है। तो जो हमारा जो ब्लड सैंपल लिया जाता है उसको 100% मानकर उसके अंदर से 45% जो वैल्यू होती है वो आरबीसीज की होनी चाहिए। ऐसे ही फीमेल के अंदर 35%, न्यूबॉर्न में 65 और चिल्ड्रन के केस में 25%। ये वैल्यू इसमें वेरी होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं आरबीसी के इंडेक्स के बारे में। देखिए फ्रेंड, हमारे ब्लड के अंदर यदि हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वो 12 से कम हो जाए या फिर हेमाटोक्रिट की जो परसेंटेज है वो 37% से कम हो जाए तो उस कंडीशन में पेशेंट को अनीमिया हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एमसीवी की। इसके अंदर हमारे आरबीसीज के साइज़ को मेजर किया जाता है। यहाँ पर आरबीसी के साइज़ के अंदर दो कंडीशन देखने को मिलती हैं। एक तो मैक्रोसाइटिक होती है, एक माइक्रोसाइटिक होती है। मैक्रोसाइटिक के अंदर क्या होता है कि आरबीसी का जो साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है। माइक्रोसाइटिक के अंदर जो इसका आरबीसी का साइज होता है वो डिक्रीज हो जाता है। हमारे ब्लड के अंदर जब भी आरबीसी का नंबर कम होता है तो उस समय अनीमिया देखने को मिलता है, लेकिन अनीमिया पर्टिकुलर किस वजह से हुआ है इसको जानने के लिए यहाँ पे आरबीसी का साइज मेजर किया जाता है। यहाँ पर आरबीसी का साइज यदि इंक्रीज होता है उस समय हमारे शरीर के अंदर विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी की वजह से अनीमिया देखने को मिलता है। दूसरी कंडीशन होती है माइक्रोसाइटिक यानी कि आरबीसी का साइज डिक्रीज हो जाना। यहाँ पर आरबीसी का साइज यदि डिक्रीज होता है उस समय अनीमिया देखने को मिलता है, लेकिन वो आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से होने वाला अनीमिया होता है।
उसके बाद में हम बात करते हैं MCH यानी कि मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। इसके अंदर हीमोग्लोबिन की एक एवरेज अमाउंट मेजर की जाती है पर RBC के हिसाब से। उसके बाद में बात करते हैं MCHC, यहाँ पर भी एक एवरेज कंसंट्रेशन हीमोग्लोबिन की मेजर की जाती है RBCs के इनसाइड। इसमें दो कंडीशन देखने को मिलती हैं, तो हाइपोक्रोमिया या फिर हाइपरक्रोमिया। फर्स्ट कंडीशन होती है हाइपोक्रोमिया। यदि किसी पेशेंट के अंदर अनीमिया आयरन की डेफिशिएंसी से हुआ है तो उस कंडीशन में हाइपोक्रोमिया देखने को मिलता है। यदि किसी पेशेंट के अंदर बर्निंग केस देखने को मिलता है तो वहां पर हाइपरक्रोमिया कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी बॉडी के अंदर की डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करती है। इनको एंटीबॉडी भी बोला जाता है। यह हमारे शरीर में कोई भी बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन होने की कंडीशन में एंटीबॉडीज का निर्माण करती है और उनसे फाइट करने के लिए तैयार होती है। WBC को यहाँ पर 5 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट यहाँ पर न्यूट्रोफिल्स, सेकंड यहाँ पर लिम्फोसाइट्स, थर्ड यहाँ पर मोनोसाइट, फोर्थ यहाँ पर इसिनोफिल्स, फिफ्थ यहाँ पर बेसोफिल्स। फर्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स के बारे में। देखिए फ्रेंड, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी WBC प्रेजेंट होती है उनका 70% न्यूट्रोफिल्स ही होता है और ये मेनली क्या करती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से फाइट करने का काम करती है। यहाँ पर दो कंडीशन देखने को मिलती हैं, एक न्यूट्रोफिलिया, दूसरा न्यूट्रोपेनिया। ये न्यूट्रोफिलिया कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर इनका नंबर इंक्रीज हो जाता है। वो किसकी वजह से होता है, यदि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारे शरीर में हो चुका है तो उस समय यहाँ पर इनका नंबर इंक्रीज होता है, जिससे आसानी से समझा जा सकता है कि हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चुका है। दूसरी कंडीशन होती है न्यूट्रोपेनिया। यहाँ पर इनका जो नंबर होता है वो डिक्रीज हो जाता है। ये कुछ कंडीशंस में देखने को मिलता है, ये कुछ कीमोथेरेपी के बाद में या फिर कोई वायरल या फिर ऑटो इम्यून डिजीज होती है उस कंडीशन में न्यूट्रोपेनिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिम्फोसाइट्स के बारे में। यहाँ पर एक कंडीशन देखने को मिलती है लिम्फोसाइटोसिस। यदि बॉडी के अंदर कोई रिसेंटली इन्फेक्शन हुआ है, यानी अक्यूट इन्फेक्शन हुआ है, उस कंडीशन में लिम्फोसाइटोसिस देखने को मिलता है। ये एक वायरल हेपेटाइटिस हो सकता है या फिर कोई ट्यूबरकुलोसिस की कंडीशन भी हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोनोसाइट्स के बारे में। यहाँ पर एक कंडीशंस देखने को मिलती है मोनोसाइटोसिस। यहाँ पर मोनोसाइट्स का जो नंबर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ये कोई क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकता है, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसिनोफिल्स के बारे में। यहाँ पर क्या होता है, इसिनोफिलिया हो जाता है, यानी कि इसिनोफिल्स की नंबर वो इंक्रीज हो जाता है। इसके कौन कौन सी कंडीशन होती हैं, या तो कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है या अस्थमा या फिर कोई एलर्जिक रिएक्शंस होती है, उस समय इनका नंबर इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं बेसोफिल्स के बारे में। हमारे शरीर में बोन मैरो से रिलेटेड यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो उस समय इनका नंबर इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, ये भी हमारे जो बॉडी की स्पेशल सेल होती हैं। जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई कट लग जाता है तो काफ़ी सारा खून बहने लगता है, तो उस ब्लड को रोकने के लिए, यानी कि वहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग का काम प्लेटलेट्स का ही होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने जाना RBC के कंपोनेंट के बारे में, WBC के कंपोनेंट के बारे में और प्लेटलेट्स के बारे में। किसी भी बीमारी के अंदर इन सभी कंपोनेंट्स का नंबर या तो डिक्रीज होता है या फिर इंक्रीज होता है। तो डॉक्टर यहाँ पर इन सभी नंबर्स को देखकर बीमारी की कंडीशन को आराम से पहचान लेते हैं। यहाँ तक हम ब्लड के सारे कंपोनेंट के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम CBC की रिपोर्ट को देख लेते हैं। यहाँ पर हम बात करें CBC रिपोर्ट की, तो इसको 5 अलग अलग कॉलम में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होता है कंपोनेंट का नाम, उसके बाद उसकी वैल्यू, उसके बाद उसकी यूनिट होती है, उसके बाद उसका मेथड होता है, और आफ्टर जो फाइनल होता है उसमें एक रेफरेंस रेंज होती है। जो कंपोनेंट की वैल्यू होती है वो इसी रेंज के अंदर होनी चाहिए। इस रिपोर्ट के अंदर अगर हम हीमोग्लोबिन की जो वैल्यू देखें वो तो 11.1 है, जो कि इसकी रेफरेंस रेंज से काफ़ी कम है। तो इस कंडीशन में शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है। दूसरी बात करें RBC, तो RBC की जो वैल्यू है 3.60 है, इसकी रेफरेंस रेंज है 4.70 से लेकर 6 तक। तो यहाँ पर भी RBC की जो नंबर है वो डिक्रीज है। उसके बाद में बात करें PCV, तो इसका 32.5 वैल्यू है और इसकी रेंज है 42 से लेकर 52। तो यहाँ पर भी इसकी वैल्यू काफ़ी कम है। तो ऐसे करके आप सभी कंपोनेंट्स की वैल्यू को चेक कर सकते हैं, रेफरेंस रेंज से मिलान कर सकते हैं और आसानी से पता लगा सकते हैं कि हमारे शरीर में जो एक कंपोनेंट की जो नंबर है कम या ज़्यादा हुए हैं ये किस बीमारी की वजह से हुए हैं, क्योंकि हम पहले इसके बारे में स्टडी कर चुके हैं। यहाँ पर हम CBC की एक रेफरेंस वैल्यू देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, CBC के अंदर जितने भी टेस्ट होते हैं उसकी एक रेफरेंस वैल्यू दी होती है। तो यहाँ पर हम उसके सभी की वैल्यू देखते हैं। इसके अंदर 2 यूनिट होती है, एक कॉन्वेंशनल होती है, एक SI यूनिट होती है। आप SI यूनिट को छोड़ दें क्योंकि आपको जो रिपोर्ट के अंदर कॉन्वेंशनल वैल्यू ही देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आज हमने डिस्कस किया CBC रिपोर्ट के कंपोनेंट के बारे में। यदि फ्रेंड्स आप इन सभी को अच्छी तरह से समझ गए तो आप आसानी से CBC रिपोर्ट देख सकते हैं। आई होप कि फ्रेंड्स आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल रहेगा। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, आप ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको मेडिसिन से और हेल्थ टिप्स से रिलेटेड हर एक जानकारी इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।